हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया से सभी की पढ़ाई चल रही है? बहुत बढ़िया। देखो, हम लोग पहुंच चुके हैं आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 पर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई सी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है या इससे रिलेटेड कोई और वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम 3.5 की, सब अपने आप में यूनिक हैं और एकदम से बढ़िया वाली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 9 है लीनियर इक्वेशंस का। और आप लोग हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ्स सॉल्वर पर, जहाँ आप लोगों को मिलती है मैथ्स की वीडियोज़ और ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट। तो बच्चों, इस वीडियो के जस्ट बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही प्रैक्टिस वर्कशीट की PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसका लिंक हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। तो वहाँ से जाके आप लोग उसको आराम से डाउनलोड करो और बढ़िया से जम के अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स के अंदर हम लोग एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इज़ द की। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5। आलसी बच्चे नहीं बनना है, अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है, साथ साथ चीज़ों को नोट करना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करो और एक बार फिर से रिपीट करके उसको फिर से सुनो, तो फिर वो क्लियर हो जाएगी नो डाउट। एक एक चीज़ को बिल्कुल पक्का करके चलना है। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। तो अपनी एनसीईआरटी में सब देखेंगे, एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठे। और यहाँ पर मैं भी एनसीईआरटी ले लेता हूँ। एनसीईआरटी में यहाँ पर तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, साथ साथ एनसीईआरटी भी ओपन कर लीजिए। तो हमारा है पेज नंबर 3.5 एक्सरसाइज, पेज नंबर 63 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 63 बच्चों, इसको निकालें। और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें बच्चों कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। अच्छा, इस बात का क्या मतलब निकलता है, देखते हैं। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। इसका क्या मतलब हुआ? हॉस्टल में जब रहोगे, इस हॉस्टल में जा करके, तो क्या होगा कि एक तो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो लगना ही लगना है, वो तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। उसके अलावा जितने दिनों आपने वहाँ पर खाना खाया, उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। फिक्स्ड चार्ज देना है, फिक्स्ड चार्ज ये तो हमें देना ही पड़ेगा, प्लस क्या देना पड़ेगा? खाना का हिसाब, फूड पर डे के हिसाब से हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, तब टोटल पैसे, टोटल अमाउंट तैयार होगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। देखो बच्चों, पिछले पार्ट्स के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालनी है, इजंट इट? तो इसको हम कुछ मान के चलेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज बी, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब देखो, ये सब बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है, कोई बच्चा कम खाए, चाहे कोई बच्चा ज़्यादा खाए, कोई पेटू हो, चाहे कोई कम खाने वाला हो, तब भी क्या है, वाई ही लगेंगी कॉस्ट पर डे के हिसाब से। तो खैर ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब देखो, जैसा मैं हर बार तुम लोगों को बताता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है, उसी तरह से मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही सभी को लिखना है, बढ़िया मार्क्स आएंगे। अब देखो, पहला केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन अ स्टूडेंट ए की बात हो रही है। स्टूडेंट ए takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges. ठीक है,
तो स्टूडेंट ए कितने दिन रही वहाँ पर? स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, फूड इसने 20 डेज लिया, फूड है 20 डेज, और ऐसे पर उसको पे कितना करना पड़ा? पे करना पड़ा उसको ₹1000 हॉस्टल के चार्जेस के। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी? एक तो फिक्स्ड चार्ज देना है, यानी ये जो x है ये तो इसको देना ही पड़ेगा, तो इससे हम ये x रुपीज़ लेंगे, प्लस जितने दिन इसने खाना खाया, इसने 20 दिन खाना खाया, एक दिन के कितने रुपए लेते हैं हम? y रुपीज़ लेते हैं, तो 20 दिन के कितने ले लेंगे? बिल्कुल सही 20 y रुपीज़ ले लेंगे। और ऐसा करने से टोटल इसने हमें कितने पे किए बच्चों? 1000 रुपीज़। बहुत बढ़िया, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, आसान सी है। आगे नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, सेकंड केस। इनको बच्चों आप पेपर में एक के नीचे एक लिखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड केस में क्या है? फूड कितने दिन लिया गया? देखो स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट बी फूड 26 डेज 6 दिन फालतू रहा है, और पेज 1180 रुपीज़ 1180, ये इसने हॉस्टल के चार्जेस दिए। तो क्या हिसाब लगेगा? लगाओ भाई हिसाब। x रुपीज़ ये तो लेने ही है, फिक्स्ड चार्ज भाई, कुछ फिक्स्ड चार्ज होता है ना, ये वो वाला है, जैसे लाइट का, पंखे का और बाकी एसेसरीज़ का, उनका फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही है, तो x तो ये हो गया, प्लस अब खाने के तो अलग से लगेंगे ना, तो खाने के 26 दिन रहा, एक दिन के खाने के हम y रुपीज़ ले रहे हैं, तो 26 डेज़ के कितने लेंगे? 26 y लेंगे बच्चों, इजंट इट? इक्वल्स टू टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया? 1180। ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप लोगों को इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करना हमने पिछले पार्टों के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा है। उसकी वर्कशीट भी करी थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे थे, सब किया था। तो ये आप लोगों को आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, फटाफट से हो जाए, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है x और x है ना, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाने हैं। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा हमें? x + 20y = 1000 अपॉन x + 26y = 1180। क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही, माइनस x से x हुआ कैंसिल, यहाँ पर आया माइनस का 6y, यहाँ पर कितना आएगा सर? 1000 है और यहाँ पर 1180 है, 180 आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, y = व्हाट? 180 अपॉन 6, यानी कि बच्चों y कितना हो गया? 6 3 जा 18 होता है 30, y आ गया हमारे पास 30। अरे भाई ये y था क्या? तो y हमने क्या माना हुआ था? फूड पर डे, एक दिन का खाना कितने रुपए का? 30 रुपए का मिलता है यहाँ पर। तो बच्चों क्या लिखेंगे? देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता, तो बच्चों ये देयरफॉर का साइन होता है, नीचे 2 डॉट ऊपर 1 डॉट, ठीक? इसका यूज़ करते हैं हम लोग मैथ्स में लिखने में। तो देयरफॉर, अब इतना बड़ा कौन लिखे? इंग्लिश का पेपर थोड़ा ना है, एसएसटी का पेपर थोड़ा ना है, लिख रहे हैं लैंग्वेज ना, हम क्या करेंगे? साइंस का यूज़ करते हैं। तो ये देयरफॉर का साइन ऐसे लगाओ, टाइम सेव होगा फटाफट से। तो ये था हमारा फूड पर डे, देयरफॉर फूड पर डे कॉस्ट्स कितने रुपए का? ₹30। ठीक, अब बच्चों x भी निकालना है, फिक्स्ड चार्ज भी जो निकालना है अपने को, तो फिक्स्ड चार्ज भी निकाल देते हैं। फिक्स्ड चार्ज कितना होगा? आप लोग नीचे ही लिखेंगे। कहते हैं सर ये तो हमें पता है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है हमें ना, लेकिन कुछ बच्चे कर देते हैं बिल्कुल ऐसे, साइड में लिखा था ना, हम भी साइड में लिखेंगे, ऐसा नहीं है, नीचे के नीचे एक सब चीज़ें आप लोगों को लिखते जानी है। तो यहाँ पर अब इसको पुट कर देंगे हम, पुटिंग क्या? y = 30 इन विच इक्वेशन, जिसमें आपकी श्रद्धा भावना हो, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि 1000 लिख रहा है, आसानी से कर पाएंगे। पुटिंग y = 30 इन इक्वेशन 1, तो x + 20 y की जगह बच्चों 30 = 1000
तो x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000। देखो फिक्स्ड चार्ज आ रहा है भाई, बढ़िया। 1000 माइनस 600, 400 रुपये फिक्स्ड चार्ज लगते हैं यहाँ पर, ठीक। सो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹400। आंसर को करो हमेशा अपने ब्लॉक में, उसके बाहर लिखो आंसर। ये स्किल्स होती हैं बच्चों। तो ये हमने ऐसे इसको पूरा प्रेजेंट कर दिया, चकाचक तरीके से पूरा कर दिया। ऐसे करके आएंगे, टीचर मार्क्स नहीं काट पाएगा बिल्कुल भी, एकदम ज़बरदस्त मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों हमारी फ्रैक्शन वाली। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। क्या दिक्कत है? बड़ी मस्त सी प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शन वाली। देखो बच्चों, ये लिखी हुई है यहाँ पर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसको क्या मान के चलते हैं? उसी को एज्यूम कर लेते हैं x या y। तो let the fraction be। फ्रैक्शन कैसी दिखती है? एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ होता है ना। तो क्या मानेंगे फ्रैक्शन? x अपॉन वाई, इजंट इट। ये हो गया बच्चों हमारा न्यूमरेटर और ये बच्चों हमारा हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, हाँ, फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। लेकिन 1/3 कब हो जाती है? When 1 is subtracted from numerator। तो न्यूमिनेटर बच्चों x है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन ये हो जाएगी 1/3। और डिनोमिनेटर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ y ही रहने देंगे। चेक करो ध्यान से, समझ में आई कि नहीं आई बात? दोबारा से देखो, फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई है सर। अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में तो y है ही, इज इक्वल्स टू, ऐसा करने से क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी। ये बच्चों पहली इक्वेशन हमारी बन गई। इसको थोड़ा सॉल्व हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 3x - 3 इक्वल्स टू y बन जाना है। और सर ये तो ऐसे बन जाएगा 3x - y इक्वल्स टू 3। बिल्कुल सही, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी बनाते हैं फटाफट से, इसके ही साइड में। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले ने फिर कुछ कहा, हमें सुननी पड़ेगी उसकी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा? एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। कितना आसान है, न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 1/4 बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, यानी कि सर 4x - y इक्वल्स टू 8 हो गई। बिल्कुल ठीक, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है? हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो अब हमें दिखाई दिया, हमारे मैथमेटिकल माइंड ने हमें बताया कि भाई यहाँ पर तो y माइनस का y, यहाँ पर भी माइनस का, तो एलिमिनेशन से झट से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इनको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम सबको फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने पर क्या मिला? 3x - y इक्वल्स टू 3 और 4x - y इक्वल्स टू 8। इनको सॉल्व करने पर क्या मिलता है? देखो क्या करें? माइनस 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 प्लस एंड माइनस। यहाँ पर सॉल्व हो क्या आया? माइनस का x। ये तो सर कट गए, यही तो हम चाहते थे, ये कैंसिल। यहाँ पर माइनस का 5। तो बच्चों x कितना हो गया अपने पास? 5 आ गया। बिल्कुल ठीक। और y भी निकाल लेते हैं। एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो 3 5 - y इक्वल्स टू 3, यानी कि कितना बनेगा बच्चों? 15 बन जाएगा। और उधर जाके इसको हो जाना है माइनस, तो -y 3 - 15, तो ये बन गया अपने पास कितना? y इक्वल्स टू 12। यस, तो x भी आ गया,
और y भी आ गया। अब x और y आ गया और आपने यहाँ आंसर छोड़ दिया बच्चों, तो मार्क्स कट जाएंगे नो डाउट, क्योंकि एक्चुअल में ऊपर देखो हमारे से क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शन, इजंट इट। तो हमें फ्रैक्शन पूरी निकालनी पड़ेगी, लास्ट में एक फाइनल आंसर देना पड़ेगा, जो भी पूछा था उसका हाफ मार्क्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन लिख देंगे, क्या बड़ी बात है, नीचे लिखना आप लोग इधर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या मानी थी हमने, x अपॉन वाई मान के चले थे, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, अब x आया 5 और y आया है 12, तो 5 अपॉन 12 ब्रैकेट में किया और लिखा इसको आंसर, सोल्व हो गया। बहुत आसान है, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यश स्कोर्ड मार्क्स, भाई मार्क्स से तो बड़ा डर लगता है अपने को, है ना, तो टेस्ट वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, थोड़ा हम लोगों को टीचर की तरह सोचना पड़ेगा। तो तुम सब के सब अपने आप को टीचर समझो, और टीचर जैसे तुमको मार्क्स देता है, और ये नेगेटिव मार्क्स मार्किंग वाला पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी अगर गलत करोगे तो कुछ मार्क्स कटेंगे भी, और सही करोगे तो मिलने तो है ही भाई, इस हिसाब से काम होगा। तो देखो क्या हो रहा है, यश के बारे में बात हो रही है, यश के एग्ज़ाम के बारे में, यश के टेस्टों के बारे में, और क्या बात हो रही है हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं जरा। हाँ, तो सबसे पहले बिल्कुल नीचे आ जाओ, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, नीचे लास्ट लाइन में आ जाओ। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ये हमें निकालना है, टेस्ट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन रहे हों, देखो बच्चों इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, जिसकी इधर उधर ध्यान चला गया ध्यान दो। टेस्ट में कितने भी क्वेश्चन रहे हों, जब यश क्वेश्चन को करेगा सॉल्व सबको, तो ऐसा हो सकता है ना, उसके कुछ क्वेश्चन सही जाएं और कुछ उसके गलत हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि राइट आंसर्स भी उसने दिए और रॉन्ग आंसर्स भी उसने दिए, किए सारे हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यही चीज़ को कुछ एज्यूम करके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट यश राइट आंसर जो उसने दिए, लेट यश से लिख लेते हैं राइट आंसर्स आर एक्स, हमने मान लिया उसने एक्स सही आंसर्स दिए, और लेट इसके रॉन्ग आंसर्स जो है वो मान लेते हैं बी वाई। अब देखो क्या सिचुएशन बनेगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन। केस 1, पहले केस में क्या हुआ, अच्छा, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फर्स्ट केस के अंदर अगर सही सवाल कर रहा है, राइट आंसर के 3 मार्क्स देने हैं बच्चों आप लोगों को, अपने आप को टीचर समझो, मैंने बताया अभी खुद इक्वेशन बन जाएगी टीचर समझ के। मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि राइट आंसर के 3 मार्क्स देने हैं, और रॉन्ग आंसर के लिए क्या करोगे बच्चों, 1 मार्क डिडक्ट कर लोगे, लिखा है ना, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब ऐसा करने से टोटल जो बना इसका टोटल स्कोर बन गया 40 मार्क्स का। तो इक्वेशन बनाए, देयरफॉर इक्वेशन फॉर्म्ड। आ जाओ देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दो, राइट आंसर कितने किए हुए हैं, x किए हुए हैं सर। एक राइट आंसर के कितने मार्क्स देने हैं, 3 देने हैं सर। तो x राइट आंसर के कितने दोगे, 3x देंगे सर, बहुत बढ़िया, 3x लिख लिया। अब दूसरी बात, गलत कितने किए, y आंसर गलत किए सर। एक गलत आंसर के कितने मार्क्स काटोगे, 1 मार्क काटेंगे सर। तो y गलत आंसर के कितने मार्क्स काटोगे, 1 इंटू वाई, है कि नहीं। ऐसा करने से टोटल स्कोर कैसे दोगे, इन दोनों को ऐड करके कि माइनस करके, बताओ मुझे भाई। ये तो उसको मार्क्स उसने स्कोर किए, सही आंसर है ना, इनके तो मार्क्स तुम्हें देने ही पड़ेंगे। लेकिन ये जो उसने गलत कर दिए, इनके तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, डिडक्ट करोगे ना, काटोगे ना। या इतने बढ़िया टीचर बन जाओगे एकदम उदार के गलत वालों के भी मार्क्स दे दिए और सही वालों के भी दे दिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जो सही वाले हैं
ये तो उसके मार्क्स स्कोर हो गए। फिर इसमें से नेगेटिव मार्किंग के अनुसार जो उसने गलत किए उनको हमें माइनस कर देना है बच्चों, इसलिए माइनस किया। ऐसा करने से टोटल स्कोर कितना बन रहा है इसका, 40 मार्क्स का, तो इक्वल टू 40। ठीक है, बढ़िया एकदम। ये हमारे पास इक्वेशन पूरी हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब फटाफट से सेकंड इक्वेशन बना के देखो, कुछ माइंड में बात क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है, आ जाओ। तो सेकंड में हम लोग देखते हैं, इसके बराबर में लिख लेते हैं, केस 2 के अंदर क्या हुआ। दूसरे केस में हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएं और गलत आंसर के लिए अगर रॉन्ग आंसर देगा तो क्या करेंगे, 2 मार्क्स उड़ा देंगे, इसके डिडक्ट कर लेंगे 2 मार्क्स को। ऐसा करने से इसका बच्चे का स्कोर कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का स्कोर इसका हुआ। ठीक, अब हमें बनानी है इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन फॉर्म्ड। भाई कुछ जल्दी बना पा रहा है तो कमेंट में फटाफट से लिखो एक बार ज़रा क्या इक्वेशन बनेगी। हाँ, तो हम लगाते हैं थोड़ा टीचर के जैसा दिमाग। तो यहाँ पर सही आंसर के 4 मार्क्स मुझे देने हैं। देखो यहाँ यश के राइट आंसर कितने हैं सर, x राइट आंसर है, तो इसका मतलब 4 मार्क्स एक राइट आंसर के होते हैं, तो x राइट आंसर्स के टोटल मार्क्स बन जाएंगे 4 इंटू एक्स, इजंट इट। उसके बाद बच्चों गलत आंसर इसने कितने किए, y जो है वो इसने गलत कर दिए। अब एक गलत आंसर के हमें 2 मार्क्स क्या करने हैं, काट लेने हैं। तो y गलत आंसर के कितने काटेंगे, 2 इंटू वाई काट लेंगे सर, सही है। फिर ऐसा करने से टोटल स्कोर कितना आएगा, 50। बीच में क्या लगेगा, हमने मार्क्स काटे भी हैं ना रोंग वाले, तो इसलिए माइनस। ये हमारे पास बच्चों दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी। तो ये बन गई सेकंड। जिसने ये सही बनाई है बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत सही, वेरी गुड। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो बच्चों ये इक्वेशन सॉल्व करना जिसको नहीं आता अभी भी कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जो पीछे के पार्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में सारे के सारे अवेलेबल हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ भी, और प्रैक्टिस वर्कशीट भी मिलेगी। वो जाके वहाँ से ये सॉल्व करने वाली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसको जरूर पक्का कर लो। 100% एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा और एक वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर इसको नहीं करते तो 4 से 5 मार्क्स आपके कट जाने के, खो जाने की संभावना है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी सब बच्चों को आनी चाहिए अच्छे से, इसलिए हमने उस पर टाइम लगाया था, बहुत अच्छे से किया था। तो बच्चों वही तरीके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो बच्चों बन जाएगी 3 2 जा हो गया हमारे पास ये, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2y, और इधर भी 2 से करनी पड़ेगी तो बन जाएगा 80। अब ये बना दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो करो सॉल्व। 4x - 2y इक्वल्स टू 50, एक तो ये है, दूसरी 6x - 2y इक्वल्स टू 80। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये इनके कोफिशिएंट सेम बना लिए y के, है ना, ताकि ये कट जाएं। तो माइनस प्लस माइनस, देखो ये तो कैंसिल ही हो गए। यहाँ पर कितना आया, माइनस का 2x आया है सर, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पर कितना आता है, 50, 80 में से 50 जाएंगे, माइनस का 30 बच जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15। यस बच्चों, x हमारे पास 15 आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y निकाल लेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, और 3 इंटू 15 माइनस ये दिख रही है ना इक्वेशन 1, इसमें डाल रहे हैं। तो 3x की जगह 15 रखा, माइनस y इक्वल्स टू 40। तो 15 45 माइनस y इक्वल्स टू 40, यानी कि बच्चों y आप लोगों का आ जाएगा 5 यहाँ पर। ये x और y दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो देखो राइट आंसर, ये चीज़ आपको लास्ट में लिख देनी है, देयरफॉर राइट आंसर कितने दिए उसने x कितना आया है
15, 15 सही आंसर दिए हैं भाई लड़के ने। ठीक है, तो राइट आंसर है इसके 15 और गलत कितने कर दिए? ओहो 5 गलत कर दिए, कोई बात नहीं। रॉन्ग आंसर हैं इसके 5। ये बच्चों हमारा आंसर। ऐसे आप लोग लास्ट में आंसर्स को लिखेंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट फटाफट से देखते हैं क्या है। हाँ, ये बड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों के समझ में ही नहीं आता। जी का जंजाल उनके लिए बना रहता है, गड़बड़ कर देते हैं इसमें। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अभी ध्यान से समझना। और फिर भी नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखना, गारंटीड समझ में आ जाएगा। फिर एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस से हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही समाधान है। जिस क्वेश्चन से बच्चों डर जाते हो या जिसको गलत करते हो उसकी प्रैक्टिस करो। उस तरह के क्वेश्चंस को बार बार कर करके देखो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 दिन के अंदर ही तुम लोग उस तरह क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ज़बरदस्त तरीके से उनको करने लगोगे। प्रैक्टिस इज़ द की। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको समझते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा देखो, तो एक फिगर के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। समझो, देखो कितना मजा आएगा। ए प्लेस बनाओ, ये बना दिया। बी प्लेस बनाओ, ये बना दिया। ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। दोनों प्लेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बन गया हमारा इतना। आगे क्या हुआ? 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक, तो ये फर्स्ट केस हम अपना चला रहे हैं। पहला केस, पहले केस में क्या हो रहा है बच्चों? कार क्या कर रही हैं? एक कार ए से चली, एक कार बी से चली और सेम टाइम पर। ठीक, तो हम मान लेते हैं कार 1 यहाँ से चल रही है और कार 2 यहाँ से चल रही है। ठीक है, और यह ऐसे मज़ा नहीं आएगा। चलो कार को नाम दे देते हैं, कार 1 कार 2। अब भाई कारों का तो वैसे भी शौक होता है, तो कार को क्या कर देते हैं, क्या नाम रखें बताओ? डस्टर रख देते हैं ना। डस्टर जो है वो यहाँ से चली और यहाँ से किसको चलाएं? किसको चलाएं? से टार्जन चला दें? टार्जन तो कार होती नहीं, लेकिन टार्जन ही चला देते हैं। पिक्चर आई थी ना टार्जन, टार्जन द वंडर कार, तो टार्जन यहाँ से चलेगी। तो डस्टर इधर से चलेगी, टार्जन इधर से चलेगी। अब देखो क्या हो रहा है। पहला केस क्या है? फर्स्ट केस के अंदर यहाँ देखो, देखो ध्यान से, इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। कार क्या चलेंगी फर्स्ट केस में? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में चलेंगी। सर ये सेम डायरेक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन का मतलब अगर एक कार ईस्ट में जा रही है तो दूसरी कार भी ईस्ट में ही जाएगी, उधर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? डस्टर जो है इधर जा रही है, इधर की तरफ, और टार्जन द वंडर कार भी किधर जा रही है? वो भी इधर की तरफ ही जा रही है। ठीक, अच्छा क्या होता है? दे मीट इन 5 hours। और ऐसा जब ये दोनों एक तरफ जाती हैं तो 5 घंटों में मिलती हैं, तो टाइम 5 hours हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द 2 cars। तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम कुछ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में लिख लेना है, लेट स्पीड ऑफ डस्टर। एक तो हमने डस्टर मानी ना कार अपनी, तो लेट स्पीड ऑफ डस्टर कितना? bx किलोमीटर पर आवर। एंड लेट स्पीड ऑफ, दूसरी कौन है अपनी? टार्जन है। टार्जन द वंडर कार y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया बच्चों। आ जाओ अब देखो इसको, इक्वेशन को बनाओ, घबराओ मत। देखो हाँ, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर का, तो हम टाइम की फॉर्म में बच्चों इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो डस्टर जो गाड़ी है वो कितनी देर तक चली होगी, उसका अगर मैं टाइम निकालूं, या उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, ये अगर हम लोग निकालें, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? देखो इसको ऐसे समझो, ये कार चली ना इधर से डस्टर, तो ये चलती रही ऐसे,
और इधर से ये टार्जन भी चली, टार्जन मान लेते हैं स्लो स्पीड में चली, तो दोनों यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर दोनों मिल गई, इनका मिलन हो गया यहाँ, मीट इस पॉइंट पे आके। और कितने टाइम में मिली? 5 घंटों के अंदर आके इस पॉइंट पे ये मिल गई हैं। तो इसके हिसाब से बच्चों इक्वेशन बना रहे हैं हम। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डस्टर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टार्जन, ठीक है। अगर दोनों के डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं, ध्यान दो मेरी बात पर, इधर उधर ध्यान नहीं, डिस्टेंस डस्टर का और डिस्टेंस जो टार्जन ने ट्रैवल किया, अगर इन दोनों के डिस्टेंस को मैं माइनस करूं बच्चों, तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आएगा? आप मुझे बता सकते हो? बताओ ज़रा मुझे विश्वास है सारे बच्चे सही आंसर देंगे, इतने होशियार सब हैं। तो देखो, यहाँ से लेके ये डस्टर ने तो यहाँ तक का ये रेड वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं? जो रेड से हमने मार्क कर दिया, डस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक गई। और फिर उसके बाद जो दूसरी गाड़ी है अपनी टार्जन, तो टार्जन यहाँ इस ग्रीन पॉइंट से चलना शुरू हुई थी और ये भी यहाँ से लेके यहाँ इस ग्रीन पॉइंट तक गई है, इसने ग्रीन वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अरे भाई, ये तो हमने देखा इस लाल वाले में से डिस्टेंस में से अगर इस हरे वाले डिस्टेंस को माइनस कर दें तो क्या ये नहीं आ जाएगा? क्या सर? अरे भाई, ये इतना हिस्सा नहीं आ जाएगा? ए बी, देखो ध्यान से, लाल में से उस हरे वाले को माइनस करोगे तो ये नहीं बच जाएगा येलो वाला, है कि नहीं? यानी कि कितना बच जाएगा? 100 किलोमीटर बच जाएगा। तो इसको ही हमें लिखना है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई ना बात? तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 100 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे फिगर से एकदम क्लियर हो जाती है बात। अब देखो, डस्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके साइंस वाले टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा। डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो डस्टर की स्पीड कितनी है? x है। और डस्टर ने टाइम कितना लिया? कितने टाइम में मिली ये? 5 घंटों के अंदर मिली है। दोनों चली सेम टाइम पे थी और 5 घंटों बाद मिली। यानी डस्टर कितनी देर चली? वो भी 5 घंटे। और टार्जन कितनी देर चली? वो भी 5 घंटे चली। तो डस्टर का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, डस्टर की टाइम है 5 घंटों का और डस्टर की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर की। तो 5 × x, फिर माइनस टार्जन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? टार्जन भी 5 घंटों तक चली, तो टाइम हो गया 5 घंटा। और स्पीड टार्जन की कितनी है बच्चों? ये लिखी हुई है y है, तो 5y। ऐसा करने से इक्वल टू 100 सामने हमारे पास है ही। अब यहाँ से बच्चों हम 5 कॉमन निकालें तो x - y इक्वल्स टू, देखो 5 आएगा ना इधर कॉमन, और यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - y इक्वल्स टू 20। बहुत बढ़िया, ये हमारी पहली इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गई, x - y इक्वल्स टू 20। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करके देखना अगर कहीं अटक गए हो। अब आओ मैं सेकंड केस को समझाता हूँ। सेकंड केस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? अब ये कारों को कैसे चलाएंगे? इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ओफो, तो ये दोनों कार क्या हो रही है? एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। तो अब की बार फिगर कैसे बनेगी? फिर से बना लेते हैं। ये पॉइंट बनाया A, ये पॉइंट बनाया B। इधर से कौन चल रही है? डस्टर। इधर से कौन चल रही है? अपनी टार्जन। और अब क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी है ना बच्चों, एक दूसरे की तरफ। यानी डस्टर अगर इधर जा रही है तो टार्जन इधर आ रही है इसकी तरफ ही, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। और ऐसा करने से इनका मिलन कितनी देर में हुआ? यहाँ लिखा हुआ है दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल गई। अब तो एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, जल्दी मिल जाएंगे, है ना भाई? इतनी साइंस समझ में आती है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो कितनी। तो हाँ, लाल से ही करेंगे। तो डस्टर अब की बार यहाँ से चली और यहाँ से चली, ऐसे ऐसे यहाँ तक सपोज आ गई। फिर अपनी वो टार्जन चलाओ भाई टार्जन को, यहाँ से लेके टार्जन चली और वो भी चलते चलते यहाँ तक आई और इस पॉइंट पर ये दोनों मिल गई। ठीक है, ऐसा करने में कितना समय लग गया?
टाइम लग गया सर 1 घंटे का। बहुत बढ़िया, 1 आवर के अंदर मीट हुई। तो बनाओ इक्वेशन, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डस्टर और प्लस करें उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टार्जन। अब देखो डिस्टेंस डस्टर ने कितना ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और टार्जन ने कितना यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर तुम इन दोनों दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे बच्चों तो कितना डिस्टेंस आएगा तुम्हारे पास, बोल दो। हाँ 100 किलोमीटर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ए और बीच के बीच में कितना है 100 किलोमीटर है। तो इसलिए इक्वल्स टू कितना, फिर से 100, ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू रखें, फिर से डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस डस्टर ने कितना किया, स्पीड डस्टर की है x और टाइम कितना है 1 आवर का, तो 1 इंटू एक्स यानी कि x ही आ जाएगा बच्चों। प्लस डिस्टेंस टार्जन का कितना होगा, टार्जन ने कितने देर तक चली टार्जन, वो भी 1 घंटा चली, तो टाइम तो हो गया 1। और स्पीड कितनी है टार्जन की, y है जी, तो y इंटू 1 कितना हो गया, y इक्वल्स टू 100 बच्चों। ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आरडी में भी, आरएस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे दिए हुए हैं, और मैं अभी इसकी शीट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। कारों के नाम रखना अपनी मन मर्जी से, जो मर्जी हो वो कार चलाओ, हम मेन पर्पज़ है हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके बस अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब सॉल्व करना तो हमें आता है ना, तो फटाफट से करो। x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो ये बच्चों बन जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं ना, तो यहाँ पर माइनस किया हमने, माइनस, ये तो x कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 80। तो y कितना हो गया 40, बहुत बढ़िया, y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अभी देखेंगे कौन तेज भाग रही है, डस्टर की टार्जन। अब x निकालते हैं, जिसने पहले निकालनी है जरा लिखना, जरा टार्जन तेज भाग रही है कि डस्टर। तो इसको पुट कर देते हैं अब हम, पुटिंग y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बच्चों, x माइनस वाई की जगह पर 40 इज इक्वल्स टू 20। तो x कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया बच्चों। तो ये x स्पीड किसकी थी, ये तो डस्टर की थी, तो स्पीड ऑफ डस्टर 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ टार्जन, ओहो ये तो 40 किलोमीटर भाग रही है भाई, इससे तेज तो अपनी साइकिल भाग लेती है। इससे तेज 60-40 पे तो बाइक चला लेते हैं ना, तो ये बहुत स्लो चल रही है। खैर इसको कोई नया आदमी चला रहा होगा। तो ये आगे डस्टर की स्पीड, ये आ गई टार्जन की स्पीड, 60 और 40 बच्चों, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 5th पार्ट एनसीईआरटी में 3.5 का लास्ट क्वेश्चन। उसी के साथ एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। कल की एक्सरसाइज में नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इक्वेशन सॉल्व करने वाले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल का पार्ट कोई मिस ना करे, नेक्स्ट पार्ट को उसको ज़रूर देखना है, ठीक है, और अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ 5th पर। तो यहाँ पर निकालनी है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, बस इसी को मान लो यहीं पर। लेट द लेंथ बी कितना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड लेट द ब्रेथ बी y। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ x ले ली, और क्या होता है रेक्टेंगल में ब्रेथ होती है, तो ब्रेथ हमने y ले ली। तो बच्चों एरिया कितना निकल जाएगा जरा बताओ मेरे को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, बिल्कुल सही एक्स वाई आ जाएगा, x इंटू वाई। अब देखो केस 1 में ऐसे केस बना के लिखा करो तो फिर इजी रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। देखो क्या हुआ, लेंथ इज reduced by 5, लेंथ को अगर 5 कम कर दें तो लेंथ को कितना कर दें,
x से x माइनस 5 कर दें, 5 कम कर दिए। और y ब्रेथ को क्या कर दे, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। यहाँ देखो ध्यान से, ब्रेथ को 3 बढ़ाना है बच्चों आप लोगों को, तो y में क्या करोगे 3 प्लस कर दोगे। ऐसा करने से प्यारे बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया जो हमारा XY था वो अब XY नहीं रहा बल्कि कम हो गया, कितना 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया, तो -9 बच्चों। अब इनमें बीच में क्या लगाओगे, बीच में लगाएंगे सर मल्टीप्लाई, है ना, क्यों, क्योंकि लेंथ इनटू ये क्या है y प्लस 3 ब्रेथ है, ऐसा करने से इक्वल टू किसके आएगा, एरिया के। तो यही फॉर्मूला हमारा लग रहा है। अब बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करो थोड़ा, x इंटू वाई विल बी xy, x इंटू 3 विल बी प्लस 3x, फिर -5 इंटू वाई विल बी -5y, और -5 इंटू प्लस 3 विल बी -15 इक्वल्स टू xy -9। देखो बच्चों xy से xy आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। फिर आगे 3x -5y इक्वल्स टू -9 प्लस 15, यानी कि 3x -5y इक्वल्स टू 6 आप लोगों का आ गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, तो यहीं पर बनाते हैं। देखो केस 2 CID वाला, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है जी, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या हुआ लेंथ के साथ, क्या खेल खेला लेंथ के साथ, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाओ, x से कितना कर दो x प्लस 3, और ब्रेथ को क्या करना है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ाना है। तो ब्रेथ को कितना कर दोगे बच्चों, y प्लस 2 कर देंगे सर, बहुत बढ़िया। ऐसा करने से एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ये जो XY था, XY से कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो XY प्लस 67 कर देंगे बच्चों हम लोग। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, x इंटू वाई विल बी XY, x इंटू 2 विल बी 2x, फिर प्लस 3y, फिर प्लस का 6 इज इक्वल्स टू XY प्लस 67, XY से XY कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 आप लोगों का बच्चों आ जाएगा। आएगा कि नहीं जी सर, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बस अब अपने वो क्या है, अब हमें आराम से क्या करना है, इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमिनेशन लगाएंगे ना, उसी से ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ऐसा करने से बच्चों क्या बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 बनेगी, है ना। इसको थर्ड इक्वेशन करो, और इसको क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों तरफ इंटू 3, तो ये बनेगा 3 2 जा, ये भी 6x मिल जाएगा यहाँ से, प्लस 3 3 जा बच्चों 9y मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे 183 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 4 कर दो। देखो बच्चों हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट सेम बना लिया दोनों तरफ। अब हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, उनको सॉल्व करो, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12 और 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ से माइनस का 19y इक्वल्स टू यहाँ से कितना 183 में से 12 जाता है तो कितना बचता है बच्चों, हाँ भी कितना बचेगा, 1 तो यहीं से आ जाएगा, 183 माइनस 12 1, और 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 7 171 तो आता है ना 9 के टेबल में, जी सर आता है। कितने टाइम्स आता है पता नहीं सर, तो डिवाइड करके देखो, 19 का टेबल याद नहीं होगा ना बहुतों को, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। तो 19 के टेबल में थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो 19 इंटू 9 हमारा क्या हो जाता है 171, तो y इज इक्वल्स टू 9 आ गया बच्चों, y हमारा हो जाता है 9। x निकाल लो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो 1 में कर देते हैं,
तो 3 इंटू एक्स माइनस 5, वाई की जगह बच्चों डाला हमने 9 इक्वल्स टू 6। तो 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 45, इजंट इट। तो x कितना आ गया हमारा, 3x इज इक्वल्स टू 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51, x हो गया 17। यस, तो बच्चों फाइनली हमारा आंसर क्या आ गए, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लास्ट में आंसर जरूर लिखने हैं, मैंने बताया हाफ मार्क्स होता है उसका, ठीक है। वीडियो में पूरी ध्यान से बीच बीच में मैं टिप्स देता रहता हूँ, उनको ध्यान रखा करो, बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया 17 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई बच्चों हमारी, वाई 9 आई है, 9 मीटर्स। ये हमारे आंसर हो गए। और इसी के साथ बच्चों हमारी ये प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी वर्ड प्रॉब्लम वाली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बढ़िया तरीके से एकदम। तो जम के सभी मेहनत करते रहो और घबराना नहीं है, सभी को अपना ध्यान रखना है। मैथ्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिस से हम लोग कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपना ध्यान रखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। गुड बाय।